अनीता जी को भी नहीं आ रही आवाज। साक्षी जी को आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी, साक्षी जी आप बात करेंगी। आपने क्या टॉपिक तैयार किया है आज? सर मैंने ग्रुप थ्योरी तैयार की है। ग्रुप थ्योरी। चलिए, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को बताइए साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। सर G be a group then A belongs to G, then every element of G can be expressed as some integral power of A, then तब हम उसे साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। चलिए, इसके दो एग्जांपल्स दीजिए मेरे को। सर Zn with addition modulo n साइक्लिक ग्रुप बनता है हमेशा। अच्छा, मैं एक ग्रुप आपसे पूछ रहा हूँ, आप लिखिए क्या ये साइक्लिक होगा, इसके बारे में मेरे को जरा जवाब दीजिएगा। जी सर। लिखें, ग्रुप में पहला एलिमेंट है 1, जी सर। दूसरा एलिमेंट है -1 प्लस √3i होल अपॉन 2, और तीसरा एलिमेंट है -1 माइनस √3i होल अपॉन 2। सर पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है -1 प्लस √3i/2 और तीसरा एलिमेंट है -1 माइनस √3i/2। हाँ, होल अपॉन 2 है वो। जी सर। जी सर, क्या बताना ये साइक्लिक है या नहीं? जी। सर आई थिंक ये C स्टार डॉट ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप शायद ये ग्रुप C स्टार डॉट साइक्लिक नहीं होता है। चलिए, कोई और बताएगा क्या? बाकी लोगों ने ये लिखा है। साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक बनेगा, ग्रुप है, सही बोल रही क्या? यूनिटी का ग्रुप है सर ये साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब क्यूब यूनिटी रूट है। ऑफ यूनिटी का यूनिटी ग्रुप, बनेगा। ये हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज दी हुई है जी यहाँ पे, जी यस है सर। ना? तो ये साइक्लिक ग्रुप है ये। ठीक जी है जी। सर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी साइक्लिक बनता है। हाँ, फोर्थ रूट वाला भी बनता है, लेकिन फोर्थ रूट की जो वैल्यूज हैं वो जनरली लोगों को याद रहती है 1 -1 i माइनस i। ये जी जो क्यूब रूट की वैल्यूज है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, ये याद जी नहीं रहती हैं, इसलिए इसको थोड़ा इस ट्विस्ट करके दिया जाता है सवाल को। ठीक जी है सर। सर, जी अगर हम साइक्लिक ग्रुप की ये डेफिनेशन दें कि ये ऐसा मतलब ग्रुप जो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जाता है तो वो साइक्लिक होता है, ये भी ठीक रहेगी सर? जी, ये भी ठीक रहेगी, लेकिन उसमें इंटीग्रल पावर अगर जनरेट करना है तो अगर आप a की पावर 3/2 से कोई जनरेट हो रहा है तो क्या जी हम उसको साइक्लिक लेंगे? नहीं, इंटीग्रल पावर से जनरेट होना चाहिए। इंटीग्रल पावर से होना चाहिए ना, तो इसलिए वो बोलना जरूरी पड़ता है वहां पे। अच्छा ठीक है, नहीं तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। चलिए, अच्छा। अब हाँ मेरे को बताइए कि मॉड्यूलो ऑफ एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से आप क्या समझते हैं? सर एडिशन मॉड्यूलो Zn प्लस एडिशन मॉड्यूलो एक साइक्लिक ग्रुप बनता है और UN प्लस UN मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एक अबेलियन ग्रुप बनता है जो कि 2 4 p⁻k और 2p⁻k पर साइक्लिक भी होता है। चलिए, बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि मतलब बताऊंगा आपको कि आप जितने भी लोगों ने ग्रुप थ्योरी तैयार की है वो कंपोजिशन टेबल कर लें मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में। जो मॉड्यूलो ग्रुप्स होते हैं उनके कंपोजिशन टेबल्स कर लें। आपसे बोर्ड में इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि आप इस ग्रुप एडिशन मॉड्यूलो 5 या एडिशन मॉड्यूलो ऐसा कुछ ग्रुप वो दे दें आपको और कहें कि इसका जो है वो कंपोजिशन टेबल बना के बताइए बोर्ड टीचिंग में। तो इसका कंपोजिशन टेबल आपको आना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स हो या एडिटिव ग्रुप्स हो। और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का ही वो पूछेंगे आपसे कि कंपोजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो जी ये आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी एडवाइस रहेगी कि आप उस कंपोजिशन टेबल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
और आप सबने बीएससी पास करी हुई है, मेरे को नहीं मालूम सबने अलग-अलग साल में करी होगी। जो थ्योरम्स बीएससी के पार्ट में इम्पोर्टेंट थे, कौन-कौन से थ्योरम थे? एक तो था ये जो मैंने अभी बताया, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जी फिर उस है ना, उसके बाद जो बात आती है कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है, ऐसे ही जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ग्रुप फॉर्म जी करता है ना? उसके बाद अगर हम कोसेट्स में जाएं तो कोसेट में एवरी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट का जो थ्योरम है वो आ जाता है। कोसेट्स पढ़ लिए कि नहीं आपने? जी है ना? पढ़िए उसके सर। हाँ जी, उसके लेकिन आपको अगर कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए, अगर आपको पूछा जा रहा है कि आप ग्रुप्स एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ग्रुप की डेफिनेशन बोल के रुक मत जाइए। आप ग्रुप की डेफिनेशन बताइए, उसके बाद उस ग्रुप के 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। पहला, आपको फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल देना है। दूसरा, आपको इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल देना है। तीसरा, आपको जो एडिशन ग्रुप्स के एग्जांपल देने हैं और चौथा आपको मल्टीप्लिटिव क्यू ग्रुप्स के एग्जांपल्स आपको देने हैं। आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स देंगे उतना आपका नॉलेज अच्छा समझा जाएगा। अगर वो बोलें कि नहीं हमको एग्जांपल्स की आवश्यकता नहीं है तो आप मत दीजिए। लेकिन अगर कोई भी बोर्ड मेंबर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ ग्रुप, तो केवल डेफिनेशन दे के रुक मत जाइए। ऐसा कुछ भी सवाल आपसे पूछें, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोसेट क्या होता है, तो कोसेट की डेफिनेशन बताने के बाद कोई एग्जाम्पल उसमें दीजिए। अगर आपसे और कुछ चीज पूछी जाती है, आपसे रिंग्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो रिंग्स की डेफिनेशन देने के बाद भी रिंग्स के एग्जाम्पल्स जरूर बताइए। फील्ड्स की अगर आपसे बात होती है तो फील्ड्स के भी एग्जाम्पल्स आप जरूर बताइए। पॉलिनोमियल रिंग्स की बात होती है तो एग्जाम्पल्स आपको बताने ही बताने हैं। अगर आपको नहीं आता है, आप सॉरी बोल दीजिए, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। आपकी डेफिनेशन की वैल्यू तभी रहती है जब आप उसके साथ एग्जाम्पल्स बताते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं बताया तो फिर मजा नहीं आता है, आपका नॉलेज इनकम्प्लीट झलकता है। तो ऐसे ही आपसे अगर कोई ग्रुप्स पूछे तो भी, कोई कोसेट पूछे तो भी, कोई रिंग्स पूछे तो भी, कोई परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स पूछे तो भी, आपको जो भी मैट्रिक्स स्पेसेस पूछें तो भी, सूडो मैट्रिक्स स्पेस पूछें तो भी, टोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो भी, अगर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसका एग्जाम्पल देना ही देना है। ठीक है? क्लियर? तो विद विद एग्जांपल्स आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, विद एग्जांपल्स आपको सब चीजें पढ़नी है। ठीक है? अगर हाँ, और थोड़ा अगर आपको कहीं मिल जाए, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लैपलास के बारे में भी आप दीजिए कि लैपलास जो थे एक फ्रेंच या जो भी साइंटिस्ट, मेरे को नहीं मालूम है, मैं इस वक्त रिकॉल नहीं कर रहा हूँ कहाँ के कौन से देश के हैं और क्या है, लेकिन लैपलास जहाँ के भी थे, ये वहाँ के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने एक ट्रांसफॉर्म दिया था। उसके बाद उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बताना है और उसके बाद उस पे आगे बढ़ना है। अगर आपसे फूरियर सीरीज भी पूछा जाए तो फूरियर में भी ये इट मच बेटर है कि फूरियर कहाँ के मैथमेटिशियन थे, ये आपको अगर पता हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं पता हो तो ठीक है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पता आप पढ़ लें कि फूरियर कहाँ के थे, लेप्लास कहाँ के थे, है ना, और उसके बाद आपका अगर आपसे और कोई मैथमेटिशियंस के नाम अगर पूछे जाते हैं कि आपको मैथमेटिशियंस के नाम बताने हैं, तो आपको इतने सारे मैथमेटिशियन है, जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है, आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, आपने कॉशी कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया पढ़ा है, आपने पिकार्ड मेथड पढ़ी है, आपने रुंगे मेथड पढ़ी है, न्यूटन्स इंटरपोलेशन
न्यूटन ग्रेगोरीज आपने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, रिवर्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, डिवाइड एंड डिफरेंस पढ़ा है तो न्यूटन भी था। आपने आइलर्स की मेथड पढ़ी हुई है, आपको आइलर्स की न्यूटन राप्सन मेथड आपने पढ़ी है तो राप्सन भी एक था। उसके बाद आपने इधर आ जाए आप तो लेबनीज थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है तो लेबनीज भी एक मैथमेटिशियन ही था, है ना। उसके बाद आपने शेवार्ड्स इनइक्वालिटी पढ़ी होगी तो शेवार्ड्स भी एक मैथमेटिशियन ही था। ऐसे आप याद कर लीजिए आपने मैथमेटिक्स में कितने मैथमेटिशियंस के ऐसे नामों से आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, है ना। उसके बाद अगर हम इधर वेक्टर कैलकुलस में आ जाते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाता है, फिर स्टोक्स थ्योरम आ जाता है। तो गॉस भी एक मैथमेटिशियन ही था और स्टोक भी एक मैथमेटिशियन ही था। फिर इधर अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडीएल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स में हम देख लेते हैं। फिर सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे आपको जितने नाम आते जाए मैथमेटिशियंस के, आप बताते जाइए, ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि कुछ मैथमेटिशियंस के नाम बताइए तो आपको कुछ ऐसा उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जितने आपने पढ़े हुए हैं उनके नाम बता दीजिए। नहीं तो उस वक्त हम सोचते हैं कि कौन मैथमेटिशियन था। और इंडियन मैथमेटिशियन में तो आपको मालूम है कि रामानुजन थे। और सबसे बड़ा, अगर आपने 10th क्लास पास करके आए हैं आप, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है 10th क्लास का, वो किसने दिया था? श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ने। तो श्रीधर आचार्य भी हमारे थे, आर्यभट्टा और भास्कराचार्य भी थे। तो ये सब जो हैं ये इंडियन मैथमेटिशियन की श्रेणी में आते हैं। रामानुजन तो खैर हैं ही, ग्रेट हैं वो। तो ऐसे जो हैं वो इंडियन मैथमेटिशियन के भी नाम आपको मालूम होने चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा ये। और आगे आप मतलब बेसिकली आपको ये इनका थोड़ा-सा, अगर आपसे केवल मैथमेटिशियन के नाम ही पूछे जाते हैं कि बताइए कुछ इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस के नाम बताइए, तो आपको, आपने बता दिया लैपलास था, लैपलास थे, लेकिन केवल इतना बताना काफ़ी नहीं है कि लैपलास थे। आपको ये भी बताना पड़ेगा लैपलास थे और लैपलास ने कौन से ईयर में, मतलब ये अगर प्योर ईयर याद नहीं आ रहा है आपको तो आप बता सकते हैं 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जो भी है, इसमें हुए और इन्होंने लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया। फिर फूरियर हुए, फूरियर इस सेंचुरी में हुए और उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया। फिर उसके बाद आपके गॉस हुए, गॉस का देख लीजिएगा, वो तो याद आपको केवल इंटरव्यू के लिए आपको करना है कि कब इनका कौन सी शताब्दी में काम हुआ। कुछ नहीं तो आपको न्यूटन तो है ही, तो न्यूटन जो है वो 1680 के आसपास बॉर्न हुए थे, मतलब 16-17 सेंचुरी में ये इनका वर्क था न्यूटन का। तो न्यूटन के साथ जिन्होंने भी काम किया है, अब न्यूटन के साथ न्यूटन ग्रेगोरीज फार्मूला है तो उनका जन्म भी न्यू 16-17 सेंचुरी में ही हुआ होगा, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि लैपलास हुए और लैपलास ने लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया, जैसे ही आप ये चीज बोलेंगे तो आपसे अगला सवाल हो जाएगा, बताइए लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है तो आप लैपलास का नाम लीजिए, अगर आपको नहीं पता है आप मत लीजिए। आपने जैसे ही न्यूटन का नाम लिया तो बताइए फिर न्यूटन ने क्या क्या डिस्कवरीज करी। फिर आपने जैसे ही बोल दिया कि वहां पे न्यूटन ने न्यूटन राप्सन मेथड खोजी है, तो न्यूटन न्यूमेरिकल मेथड्स में रूट्स निकालने के लिए, तो वो अगला सवाल यही बनता है फिर कि बताइए न्यूटन राप्सन मेथड एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपको न्यूटन राप्सन मेथड इजी पड़ रही है तो आप वहां पे मैथमेटिशियंस के नाम में न्यूटन का नाम लीजिए। आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म इजी पड़ रहा है तो आप मैथमेटिशियंस के नाम पे लेप्लास लीजिए। अगर आपको आयलर की मेथड ज्यादा इजी पड़ रही है तो आप आयलर का नाम लीजिए। और वो टॉपिक कभी मत बताइए जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है फूरियर सीरीज तो आप फूरियर का नाम ही मत लीजिए। और अगर फूरियर का आपने फूरियर सीरीज पढ़ी है तो फिर आप बताइए कि फूरियर एक मैथमेटिशियन हुए और उन्होंने फूरियर सीरीज डिस्कवर्ड की। मतलब बोर्ड में आप जाएंगे, बोर्ड में आपसे जनरल सवाल होगा, चलिए कुछ इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस के नाम बताइए। अब आपने नाम तो ले लिए लेकिन उनकी डिस्कवरीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको मैथमेटिशियन के नाम उनके ही लेना है जिनके कार्य आपको एक तो मालूम है और जिनके कार्यों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो हमारे लिए कौन-कौन है ये, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म सबको अच्छा लगता है, सबको ईज़ी टॉपिक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म हम पढ़ा भी सकते हैं, तो सबसे पहले नाम हम लैपलास का लेंगे। लेबनीज़ थ्योरम सबको आता है, तो हम दूसरा नाम लेबनीज़ का ले सकते हैं। लेबनीज़ का आप देख लीजिए कि कहाँ जन्म हुआ था, कौन से ईयर में हुए थे। उन्होंने कह दीजिए कि लेबनीज़ ने एक nth डेरिवेटिव फॉर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के लिए एक फार्मूला दिया था। फिर वो पूछेंगे क्या होता है लेबनीज़ थ्योरम, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कि लेंग्रांजे, तो लेंग्रांजे ने मीन वैल्यू थ्योरम दिया था। मीन वैल्यू थ्योरम ईज़ी होता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम लेंग्रांजेस का नाम ले सकते हैं, है ना? उसके बाद आपने नाम ले लिया शेवार्ट्स का, और शेवार्ट्स इनइक्वालिटी आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप फँस जाएँगे, क्योंकि आपने बोला कि शेवार्ट्स एक हुए, उन्होंने एक इनइक्वालिटी दी थी, लेकिन अब उस वक़्त आप भूल गए। वो बोलेंगे चलिए बताइए शेवार्ट्स इनइक्वालिटी क्या है? तो फिर वो अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको उन मैथमेटिशियंस के नाम बताने हैं जिनके टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं और जिनके टॉपिक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको केवल उन उन मैथमेटिशियंस के नाम बताने हैं। ठीक है? एनी डाउट? बताइए, कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें इस केस में जो है, अगर आपने कहा है कि मैंने लीनियर अलजेब्रा प्रिपेयर किया है और अगर आप कोसेट्स नहीं बता पा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। जो भी टॉपिक फिर आपने बोल दिया है कि लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ा है, तो लीनियर अलजेब्रा में फिर आपके लिए सब हो जाएगा, ग्रुप से लेके रिंग्स तक सब। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है उसमें, वेक्टर स्पेसेस वगैरह सब आ जाएगा उसमें फिर। तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो टॉपिक आपने बोला है वो उसमें आप फिर 100% रहें, मौजूद रहें। इसमें ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ लिए और कह दिया कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, 2 चैप्टर नहीं पढ़े और कह ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तो अच्छा यही होता है कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, उससे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो वो टॉपिक इज़िली तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फूरियर सीरीज़ आपकी इज़िली तैयार हो जाएगी। जो बीटा गामा फंक्शंस हैं वो आपके इज़िली तैयार हो जाएँगे। अगर लीनियर अलजेब्रा आपको इजी लगता है, मैं कुछ नहीं, इजी तो बहुत है, वो लीनियर अलजेब्रा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस फिर बहुत वास्ट है, ग्रुप से लेके पॉलिनोमियल रिंग्स तक इधर पूरा एक पेपर है, फिर उधर फाइनल ईयर में भी चले जाता है वो, वेक्टर स्पेसेस और ये सब आ जाएगा उसमें। तो वो आप उतना सब अगर तैयार कर सकते हो तो आप लीनियर अलजेब्रा टॉपिक बोल दीजिए। नहीं है तो लीनियर अलजेब्रा की जगह आप सिर्फ बोल दीजिए कि मैंने ग्रुप थ्योरी तैयार करी है, तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिर्फ ग्रुप थ्योरी तक सीमित हो जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा बोल दिया तो फिर सब आ गया उसमें, ग्रुप्स भी आ गए, कोसेट भी आ गए, रिंग्स भी आ गए, फील्ड्स भी आ गई, इंटीग्रल डोमेन्स भी आ गए, पॉलिनोमियल रिंग्स भी आ गई, सब आ गया उसमें। लेकिन आपने जहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं मैं अभी ग्रुप थ्योरी प्रिपेयर करके आई हूँ या आया हूँ, तो आपके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप थ्योरी के ऊपर सिमट जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको टॉपिक्स जो आप, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं बताइए, तो आपको टॉपिक्स में से भी सब टॉपिक्स लेना है। लीनियर अलजेब्रा पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, ग्रुप थ्योरी बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए कि मैं वेक्टर स्पेसेस तैयार करके आया हूँ, या फिर आप बोल दीजिए मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म तैयार करके आया हूँ, या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में तैयार करके आया हूँ। तो इससे अच्छा होगा, और एक टॉपिक नहीं पूछेंगे वो, आप अगर आप बोलेंगे कि साहब मैं एक ही टॉपिक तैयार करके आया हूँ, तो फिर वहां से भी दिक्कत होती है। उससे ये होता है कि इसको नॉलेज कम है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको 3 या 4 टॉपिक उनको बताने हैं। तो 3 या 4 टॉपिक जो भी आप कंफर्टेबल हैं, उसमें आप बताइए कि मैं ये 3 या 4 टॉपिक हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस एक बहुत सिंपल टॉपिक होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आप प्रिपेयर करके चले जाएँगे तो अच्छा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। हेलो बाकी सर आप, जी। हाँ जी। सर मैं ये बोल रही कि जैसे मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया है। ऑफ हायर ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर की तो मतलब नहीं फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। की करिए सर। नहीं, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर तो फिर बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा वो, फर्स्ट ऑर्डर तो कोई मतलब नहीं रहता है। जी। अगर आप हायर ऑर्डर्स की आप करती हैं तो फिर वो ठीक है उसमें।
सर है तो ना? हायर ऑर्डर में जो करेंगे उसके वो वाले जो 1+P+Q वो सिंपल बोलने में तो छोटे लगते लेकिन वो सवाल तो सर बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे वो पूछेंगे ही नहीं, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको देंगे ही नहीं। अच्छा, बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है, हर कैंडिडेट को 10 या 15 मिनट में वो बाहर भेज देंगे तो सर इंटरव्यू उसमें हम करके। फिर और आगे क्या कर रहे हैं सर? जैसे नहीं ये तो तो बहुत छोटा हो गया। मैं यही तो बता रहा हूँ, अगर आपसे बोला जाए, जैसे आप, वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे कि जी बताइए इसका, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा वहां पे, कि जी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो फार्मूले 1+P+Q अप्लाई करके जी। देखना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पार्ट है कि नहीं है। अच्छा, इतना ठीक। वो जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इस नहीं ज्यादा पूछना। बाकी वो पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। तो अगर आप नई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं आप बोलती हैं, तो आप जो सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वाली जो जी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, आप उनको बोल जी। सकती हैं। क्या तो उनको क्या बोलेंगे कि हमने ये वाला पार्ट तैयार किया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन। हाँ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका, जो पेपर का नाम है आपका, अभी आप जी देख लीजिए बीएससी में वो पेपर किस नाम से पढ़ाया जाता जी। है ना? तो बीएससी की बुक्स में आप देख लीजिए कि वो पेपर अभी किस नाम के, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ होमोजीनियस एंड और नॉन कुछ भी हो, होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन। अगर वो होमोजेनियस सब, है। हाँ अगर वो सब है तो फिर आपको सब बोलना पड़ेगा, और अगर वो अलग अलग इसमें है तो फिर आपको अलग अलग उस पेपर का नाम बोल दीजिए। या आप अगर वो नहीं कर रही हैं तो फिर आप इधर इधर चले जाइए ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आप पूरा बता सकते हैं। जी फुरियर ट्रांसफॉर्म आपका ठीक बैठता है, फुरियर ट्रांसफॉर्म में आप सब कुछ बता सकते हैं। सर तो ये कर लूं बीटा गामा फंक्शन हमारा ठीक है वो कर लेते हैं और हाँ लाप्लास कर लेते हाँ, हैं। बीटा गामा गामा फंक्शन हो गया, लेप्लास हो गया, आप तीन चार टॉपिक तो बताएंगे ना उनको। जी तो वो जी तीन चार टॉपिक में एक तो हो गया आपका बीटा गामा फंक्शन हो गया, जी। एक आपका लेप्लास हो गया, एक आपका फुरियर हो गया, एक आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब हायर कैलकुलस हो गया। हायर कैलकुलस भी आप बता सकते सर हैं। वो कॉन्सेप्ट सर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम ग्रुप थ्योरी कर लें क्या उसके बदले हाँ कि तो ग्रुप वेक्टर थ्योरी, स्पेस कर हाँ तो लें। आप ग्रुप थ्योरी कर लीजिए और उनको स्पेसिफिक बताइए कि हमने ग्रुप थ्योरी किया है, पूरा लीनियर अलजेब्रा मत बताइए। जी ठीक है, आप ग्रुप थ्योरी तक सीमित रहिए, हमने ग्रुप थ्योरी अभी प्रिपेयर किया, आप अभी क्या प्रिपेयर करके आए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है हम्म, तो आप सिर्फ बोल दीजिए कि हम ग्रुप थ्योरी करके आए हैं। या मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक हो जाता है, अगर मैट्रिक्स में होता है रैंक नलिटी, और वो जो टॉपिक है जी रैंक नलिटी वाला, तो वो टॉपिक भी हो सकता है ना? हाँ जी। मतलब ये है कि जो टॉपिक आप करके जाएं वो फिर उसमें से कहीं से भी कुछ भी सवाल आ जाए वो आपको आना चाहिए, ऐसा है। सर ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स वाला और हाँ हाँ केले हैमिल्टन ये भी कर सकते क्या शामिल? हाँ, हाँ ये कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप जो, ये सब मैट्रिक्स में ही आ जाएंगे ना? हाँ मैट्रिक्स में ही आएगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझाओ, ये कैसे काम कर रहा है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है ऐसा। जी जी, हाँ ये यहाँ से तो शुरुआत बनेगी बनेगी वो, फिर उसके बाद अगर वो, ये सवाल कहाँ तक जा सकते हैं, ये सवाल जा सकते हैं कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से जो एरिया ऑफ द कर्व निकाला जाता है ये वहां तक खींच जाएगा। मतलब अगर आपको ये टॉपिक तैयार करना है तो उसमें चेंज ऑफ ऑर्डर भी आ जाता है, चेंज ऑफ ऑर्डर भी आपको करना पड़ेगा। इससे हाँ और एरिया अंडर द क्वाड्रेचर जो होता है, एरिया वगैरह भी निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। सर वो आता है, बस सर प्रॉब्लम ये है कि वो डेफिनेशन जो जिस हिसाब से इंटरव्यू को समझाना है वो बुक्स में वैसी नहीं मिल रही, वो डायरेक्ट शॉर्ट में डेफिनेशन है। हाँ तो जो बुक में है आप वही वही बताइए ना, वही समझाइए, आपको बुक्स के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि प्रोफेसर हाँ, आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है जो आपने बुक में पढ़ा है, बस आपको बुक के बाहर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ज्यादा डेप्थ में ना जाए, बुक में जैसी डीके जैन में रहता है वैसा चलेगा। जी जी, बस वही देना है आपको। और इससे सबसे अच्छा किताब जो होता है वो जो बीएससी, क्योंकि जो प्रोफेसर्स वहां पे बैठेंगे वो बीएससी एमएससी को पढ़ाने वाले होंगे, तो जो बीएससी का टेक्स्ट बुक है एच के पाठक,
एच के पाठक तो आपने पढ़ी होगी सबने। जी, एच जी। के पाठक नहीं, मेरे पास एच के दास है और डी के जैन है। हाँ, तो एक एच के पाठक खरीद लीजिए। ये एच कौन के से पेपर पाठक में मिलेगा सर, एच के पाठक के? एच के पाठक हर पेपर के लिए आती है। नहीं, ये डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन किस में मिलेगा? ये ये आपको बीएससी हायर फर्स्ट ईयर कैलकुलस की में ही ओल्ड बुक में मिल जाएगा। हाँ, मैम, ओल्ड बुक्स मिथिलेश में भी मैम, मिल जाएगा। मिथिलेश ओल्ड मैम, बुक्स में। जी, हाँ, जी। आप है ना गेस्ट फैकल्टी, आपके पास सिलेबस होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा ना ग्रुप में, क्या चल रहा है पूरे बीएससी में। अभी मतलब जो करंट में चल रहा है कि पहले जो हाँ हाँ, चलता जो था? करंट में चल रहा है आपके पास उसका सिलेबस होगा ना, क्या पढ़ाया जा रहा हाँ, है। मैं कल डाल दूंगी आपको। आप ओके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मैं देख ओके लूंगी ओके और कल डाल दूंगी। ठीक है। ठीक, थैंक ओके, हाँ, तो ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि जितना आप बीएससी का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोफेसर्स उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं और वो उन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में से कोई प्रोफेसर वहां आने वाला नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बीएससी की बुक्स में से ही बनेंगे, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो ये अलजेब्रा है ही नहीं। इंजीनियरिंग एमएससी के मैथमेटिक्स लेवल पे भी जा सकते हैं क्या वो? एमएससी के लेवल पे चांसेस कम होते हैं। एमएससी के लेवल्स पे जाने के लिए ऑप्शनल पेपर्स जैसे ऑपरेशन रिसर्च आपका पेपर है क्या? यस सर। हाँ, तो ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर पेपर वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा हुआ नहीं है, बस उसका बेसिक आइडिया वो होता है क्या, उसमें काम क्या होता है, लेकिन उसकी कोई मेथड वगैरह कुछ ऐसा आता नहीं है सर। अच्छा नहीं आता है तो आप उसको डिस्क्लोज ही मत कीजिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है। फिर अगर पर मैंने एमएससी के उसमें मार्कशीट में तो दिख जाएगा ना उनको, मैंने पढ़ा है। यार देखो, मार्कशीट है ना, इतनी ज्यादा डिटेल में वो बाद में देखेंगे आपकी, पहले से देख के इतना कोई रखता नहीं है कि आपने कौन से पेपर पढ़े हैं और क्या नहीं। आपके डेफ के ऊपर काम होता है, ठीक है। आपका जो डेफ देखा जाता है ऊपर ऊपर से। अब इतनी मार्कशीट आती है, इतने लोग आते हैं और कहाँ कहाँ देखेंगे। आप हो सके तो अपने अपने हिसाब से आप नाम मत लो। अगर उन्होंने कह दिया कि आपने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है तो मना भी मत करना, पढ़ा है सर लेकिन इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल के आप साइड कर लेना उसको। वैसे भी ऑपरेशन रिसर्च के वो सवाल देंगे नहीं, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़े हो जाते हैं। वो हाँ सर, पूछेंगे वो तो मेथड वही मेथड ही पूछेंगे कि क्या होता है और कैसे एक्सप्लेन करने को बोलेंगे आपको। सवाल तो देंगे नहीं, सवाल तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो सवाल नहीं होते। बाकी अगर आप देखें तो एमएससी लेवल पे जो पढ़ाया जाता है कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली, फिर टोपोलॉजी के बाद मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन पूछ ली, फिर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है ना, फिर क्लोज्ड सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स क्या होते हैं, ये सब जो है ये एमएससी का ही पार्ट है। तो ये अगर पूछेंगे तो ये जरूर आपसे पूछ सकते हैं, और है ना क्वेश्चन, फिर सर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई तो नहीं होगा, मतलब टेक्निकल जैसे नेट लेवल पे पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल? नहीं नहीं, सिंपल ही पूछा जाएगा आपसे। नेट लेवल में अगर कुछ नहीं पूछेंगे वो। आप डेफिनेशंस आप सबकी करके जाइए, मैंने पहले भी बोला है, क्लोज सेट, ओपन सेट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, फिर उसके जो छोटे छोटे थ्योरम है, एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ, है ना, तो वो सब जितने यूनियन वाले इंटरसेक्शन वाले हैं ये है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, है ना, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्पेसेस क्या होते हैं। फिर कॉम्पैक्ट स्पेसेस के बाद आ जाती है आपकी कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन आ जाती है। तो बताइए कॉन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। यहाँ तक आपका इंटरव्यू जो है वो सीमित रहने वाला है। अगर आपको एमएससी क्लासेस में वो पूछते हैं तो एमएससी क्लासेस में अगर आपसे और फंक्शनल एनालिसिस था क्या आपको, कि और कोई और कौन से? था सर फंक्शनल फंक्शनल। एनालिसिस था सर, फंक्शनल था, लेकिन फंक्शनल पढ़ा नहीं है सर, कोविड में इतना नहीं पढ़ पाए थे उसको। हाँ तो ठीक है, आप इसकी बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो तो देख सकते हैं आप। जितने भी बेसिक बेसिक चीजें हैं उसकी वो देख लीजिए, फंक्शनल एनालिसिस की। और क्या था आपको? सर मुझे ऑप्शनल में मैथमेटिकल बायोलॉजी था और ऑपरेशन रिसर्च था,
और बाकी तो सब्जेक्ट में मैथमेटिकल बायोलॉजी में आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि वहां का प्रोफेसर मैथमेटिकल बायोलॉजी वाला होगा, इसकी चांसेस बहुत कम है। ऑपरेशन रिसर्च के बारे में जरूर वो पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में क्या था आपको, ये तो फाइनल ईयर में बता दिया आपने, फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट ईयर में सर वो ग्रुप वगैरह था, ग्रुप था बेसिक, और लीनियर अलजेब्रा था जिसमें मैट्राइजेस, रैंक, नलिटी निकालना और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना, वो सब था। रिडक्शन फार्मूला और एसिम्पटोट्स वगैरह यही सब थे स्टार्टिंग में। नहीं, एमएससी प्रीवियस में ये कहाँ गया? एमएससी प्रीवियस में था ये आप? बीएससी का बोला, सर एमएससी में स्पेशल सर मेरा, फंक्शन वगैरह थे, स्पेशल फंक्शन एमएससी भी था। में एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एमएससी में सर अलजेब्रा, मॉडर्न एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था जिसमें मॉड्यूल थ्योरी वगैरह थी। हाँ, रियल तो ये फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट वो रियल कॉम्प्लेक्स। एनालिसिस था मैट्रिक स्पेस के केस में। हाँ, तो मैंने बताया ना कि बस इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं बस वही आपको पढ़नी है। मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दिया क्या क्या पढ़ना है, इसमें मैट्रिक्स सर स्पेसेस के मेरा बारे एक में। क्वेश्चन था। जी, सर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, तो वो भी पूछेंगे क्या? अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा कर लीजिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा ठीक तो है, नहीं करना है ना सर, ये तो कर इसके लिया है अलावा मैंने। इसके अलावा मतलब कंप्यूटर की जनरेशन्स वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ईप्रोम क्या अच्छा होती है ना, ये सब चीजें जो है, मेमोरी चिप्स कैसे काम करती है, क्या फर्क होता है रोम में, रैम में। तो ये जो चीजें हैं, ये हाँ बेसिक सर। बेसिक चीजें ये आपको भी याद होनी चाहिए कि कंप्यूटर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो ये भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप किसने बनाई थी, वो कितने बिट की थी, है ना? अभी अच्छा इंडिया ने एक चिप बनाई है जो इसरो ने बनाई है हमारे, उसका नाम क्या है? सर, नहीं पता है इसके बारे में सर अभी। ऑप्शन दो विक्रम, सर। विक्रम नाम दिया है उसको। वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है इंडिया ने, वो इंडिया ने ही डिजाइन करके इंडिया में ही बना है। मतलब अभी अभी तो हमारे कंप्यूटर्स में तो सब इंटेल की या एएमडी की चिप्स आती हैं, जिसको यस सर। है ना, और एनवीडिया डिजाइन करता है उसको, यूएस कंपनी है। लेकिन ये विक्रम जो है, ये डिजाइन भी सब हमने ही किया है, और ये लेकिन अभी 256 तक मिल रहा है। हमारा तो 32 जीबी तक का ही, 32 जीबी का ही चिप बन पाया है अभी। अभी दुनिया तो हाँ 256 पे पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी हमने बना लिया है। विक्रम उसका नाम दिया गया है ठीक है सर। है ना? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और बाकी और क्या था आपको? फिजिक्स होगा और ना एक तो, हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है, फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस तीनों थे। किसी को ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स ही नहीं था, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स था बीएससी में? कोई है क्या ऐसा? सर जैसे मेरे में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेजर में थे और फिजिक्स जो था वो माइनर में था, ऐसे चूज करना होता था। हाँ ठीक है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो ये मेन सब्जेक्ट आपके तीन यही थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ और आप नहीं, ये कोई स्टैटिस्टिक्स वाला था क्या जिसको स्टैटिस्टिक्स हो? हाँ सर, हमारे रहा है स्टैटिस्टिक्स बीएससी में भी एमएससी में भी। हाँ, तो अगर आपका बीएससी एमएससी में स्टैटिस्टिक्स है तो फिर आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है प्रोबेबिलिटी सर, के और भी ऊपर बहुत बहुत, सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे में एमएससी में, जैसे फंक्शन एनालिसिस हो गया, ये तो खैर इसी सिलेबस में है। वैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स है, ये सब पढ़ा था हमने। ये आपने एमएससी में पढ़ा होगा ना, डिफरेंशियल यस ज्योमेट्री की बीएससी में पढ़ा? सर एमएससी में। एमएससी में पढ़ा ना, तो एमएससी में इतना, एमएससी के ऊपर आपसे इतना ज्यादा वो नहीं होगा। मतलब इंटरव्यूअर ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बीएससी के सिलेबस में से ही करेगा। अगर एमएससी के सिलेबस में से वो कर रहा है तो मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे होती है। फिर उसमें अगर कोई बेसिक फार्मूले हैं तो वो बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए, कोई बेसिक इक्वेशंस हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए। जी इतना है। आपसे कोई सम्स करने को नहीं कहेगा कि आप इसके सम को करके बताइए या ये बताइए, वो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इंसान जब 5 साल 10 साल पहले एमएससी कर लेता है ना, और अगर वो पढ़ाना छोड़ देता है, वो अगर और किसी काम में लग जाता है तो वो भूल जाता है। यस सर।
वो हर इंसान के साथ होता है, वो उसमें कोई ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5-7 साल पहले एमएससी करी हो तो आपको सब कुछ ध्यान रहेगा, नहीं होता, वो संभव नहीं है। तो ये सर तो जैसे उनको भी हमारी बीएससी में हाँ? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी थे, जैसे कॉमर्स लिया था मैंने बीएससी नहीं में। उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जो प्रोफेसर्स बैठे रहेंगे वो कोर मैथमेटिक्स वाले रहेंगे। जो पैनल रहेगा आपका उसमें जी तो वो कोर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स बैठे रहेंगे। अब जो कोर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स आपको बैठेंगे वो जो चीज पढ़ा रहे हैं वो वही पूछेंगे। अगर वो बीएससी को पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, तो वो आपसे कैलकुलस पूछेंगे। वो अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा पूछेंगे। वो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहे हैं तो वो पूछेंगे। वैसे जनरली तीनों भी पढ़ाते हैं, कोई कोई प्रोफेसर्स तो तीनों भी पढ़ाते हैं, तो वो आपसे बीएससी का कोर्स पूछ लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एमएससी के कोर्स में आपसे पूछने की बात करी तो एमएससी के कोर्स में आप ध्यान रखिए कि बेसिक बेसिक चीज आप सब पढ़ के जाइए। बेसिक से ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ सर कि 3D आपसे। में क्या-क्या आ सकता है? हाँ, 3D से सर क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अब 3D में आपने कितना क्या क्या पढ़ा हुआ है बताइए मेरे को। सर 3D मैंने में तो क्या क्या ज़्यादा बहुत कम पढ़ा है, मतलब बीएससी में हाँ, ही थोड़ा एक टॉपिक था, उसके बाद से तो पढ़ा ही नहीं है। एमएससी में तो तो बिल्कुल ही नहीं था और बीएससी में बस एक चैप्टर मतलब था, ऐसे उसी में ही सारा कुछ दे रखा था, स्फीयर वगैरह सब कुछ, कोनिक हाँ, तो सेक्शन। अगर स्फीयर दिया है तो आपसे यही बता देंगे कि ऐसे स्फीयर की इक्वेशन बताइए कि जो ओरिजिन से, जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जिसका रेडियस आर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड हाँ, स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है वो। वो है ना? है। ऐसे है ना? ऐसे ऐसे जो फार्मूले हैं, जो स्फीयर के फार्मूले हैं, हुँ, वो देख लीजिए। जो प्लेन के फार्मूले हैं, प्लेन अगर हो आपको तो जी, प्लेन के फार्मूले देख लीजिए। अगर आपको सिलेंडर हो तो गाइडिंग कर्व्स वगैरह की इक्वेशंस देख लीजिए कुछ। सिलेंडर कोन अगर हो तो पढ़ा है सिलेंडर कोन वगैरह, 3 हाँ डायमेंशनल सर, ये ज्योमेट्री में कि सारा नहीं कुछ पढ़ा है? था। हाँ, यस सर, हाँ, तो सब वो जो पढ़ा है। उसका देख लीजिए कि सिलेंडर के जो बेसिक फार्मूले हैं वो देख इसमें लीजिए। सर कुछ टफ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं ना? तो वो तो मैं नहीं। आपको मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। ओके, इतना टाइम नहीं है उनके पास। और जी, अगर उन्होंने बोला कि आप क्या सॉल्व करके दिखाना चाह रहे हैं, कुछ आप बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो मेरे को नहीं मालूम आपने स्क्रोडिंजर इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। सर लेकिन फिजिक्स मेरा में वो पढ़ी है। फेवरेट टॉपिक था स्क्रोडिंजर इक्वेशन। जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमको मैथमेटिक्स में के सिलेबस में भी था और फिजिक्स के सिलेबस में भी था। हाँ, फिजिक्स में पढ़ा है मैंने। है ना? मैं हमको तो मैथमेटिक्स में भी था वो। यस, एमएससी मैथमेटिक्स में तो हमको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का पूरा टॉपिक ही था। तो अच्छा, अगर ऐसा लंबे मजा आता है, उसको आराम से सॉल्व होती है और टाइम इतना कंज्यूम करती है कि शुरू हो जाता हूं मैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर कोई कितना भी बोले, आराम आराम से सॉल्व करते जाओ और रफ करते जाओ, तो 2 मिनट के बाद पैनलिस्ट खुद ही बोलते हैं कि अब बैठ जाइए आप। तो सर ऐसा कोई टॉपिक आप ले लीजिए, एक जो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको टाइम लगता है सॉल्व करने में। सर अगर जैसे आप आए, मेरा टोपोलॉजी है पीएचडी का टॉपिक, तो मैं टोपोलॉजी पे ही पढ़ा दूँ तो? हाँ, पढ़ा दीजिए ना, आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन आप इतना बड़ा टॉपिक ले लीजिए कि वो और कुछ पढ़ाने को बोले ही नहीं। जी सर, आप पढ़ाएंगे 2 मिनट 3 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद वो खुद ही बोलेंगे कि आप बैठ जाइए। जी सर, तो आपका काम इजी हो जाता है। अगर आप बोलेंगे कि साहब मैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ाऊंगा या जी, पढ़ाऊंगी, तो मजा नहीं आएगा फिर। हुँ, क्योंकि वो हाँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस तो बन जाएंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दीजिए इसका, है ना? लेकिन वो हुँ, फिर बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, वो लेकिन बीएससी अगर में ही एकदम। अगर वो कुछ भी बोल देना कि आप आपकी जो इच्छा है वो पढ़ाइए, जी, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे इजी है, वो आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे हुँ, और आपका काम हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के आप और कुछ बताइए, तो क्लेरोफॉर्म आ जाता है। क्लेरोफॉर्म भी इजी पड़ता है बहुत। जी सर, और फिर अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को छोड़ के कुछ पढ़ाइए, जी, तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिए। आपको एक ऐसा टॉपिक ढूंढना है जो थोड़ा लंबा हो, मतलब हुँ, जिसका एक सवाल करते करते ही आपको बहुत टाइम लग जाए।
उनको भी मालूम है कि ये बहुत टाइम खाएगा, तो वो वैसे भी बोल देंगे कि नहीं ये बहुत लंबा टॉपिक है, कुछ और पढ़ाइए, ऐसा भी हो सकता है। सर प्रूफ्स वगैरह देख लेंगे कुछ? प्रूफ ठीक देख है। लीजिए, अगर थ्योरम्स आप देख सकते हैं, थ्योरम्स देख लीजिए, लेकिन थ्योरम के प्रूफ में फिर अटक मत जाइए बीच में। नहीं, अगर आप थ्योरम कोई प्रूव करने जाते हैं और बीच में अटक जाते हैं तो फिर वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी सर। इसलिए आप जो भी चीज पढ़ाएं उसमें बीच में ना अटके। जी सर। बस ये बात आप ध्यान रख लीजिए, बीच में नहीं अटकना है। इसलिए मैं थ्योरम्स के बारे में आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप थ्योरम्स पढ़ाइए, क्योंकि थ्योरम्स में अगर कई बार हम एक आध बार बीच में अटक गए तो फिर Yes, वो सब दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सम्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। बाकी आपकी इच्छा, लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे थ्योरम्स है, एनालिसिस में भी है, टोपोलॉजी में भी है, फंक्शनल एनालिसिस में भी है। yes, आप ये मत सोचिए कि मैं अगर फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी तो मैं बहुत होशियार माना जाऊंगा। नहीं, होशियार तो आप हैं, आप फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, आप बहुत होशियार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाते पढ़ाते आप अटक गए बीच में, तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाता है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, अगर आप पढ़ा सकते हैं फंक्शनल एनालिसिस, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। आप अगर फंक्शनल एनालिसिस तैयार करके जा सकते हैं, आप तैयार करके जाइए। उनसे बोलिए कि मैं फंक्शनल एनालिसिस तैयार करके आया हूँ, नहीं मैं इस पे बात हो सकती है। बिल्कुल वो बात करेंगे और फिर आपको जवाब देते आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बोल तो दिया है और फिर जवाब देने में ही आप अटक गए हो। फिर नहीं, अटकना नहीं है। जो भी टॉपिक आप करके जाएं, बस अटको मत, इतना मेरा कहने का मतलब है। टफ और इजी से कुछ नहीं होता है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाएं वो बहुत अच्छे से पढ़ाएं। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पे सवाल होता है, अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हाँ बोलें, और नहीं पढ़ा है तो बोल दीजिए सॉरी सर, इस टॉपिक पे मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, ये टॉपिक मैं जरूर देखूंगा। बस इतना बोल दीजिए। एमपी का जो जीके है उस पर कितना एम्फेसिस देते हैं? नहीं कुछ नहीं, वो तो बोर्ड डायरेक्टर जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो वो पूछ लेंगे। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जी तो जो, हाँ, जो बोर्ड के चेयरमैन बैठेंगे, कोष्ठी सर बैठेंगे या कोई और बैठेगा, शर्मा सर बैठेंगे, मुझे नहीं मालूम आपके बोर्ड की। यानी एक ही पर्सन होंगे एमपी जीके के लिए पूछने वाले? हाँ, एक वो होंगे चेयरमैन सर और 3 आपके होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। तो 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो ये मान के चल सकते हैं कि वो 3 अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। कोई लीनियर अलजेब्रा का होगा, कोई कैलकुलस का होगा, कोई टोपोलॉजी या फंक्शनल एनालिसिस का होगा। तो वो तीनों व्यक्ति जो हैं वो अपने अपने टॉपिक से सवाल करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 3 या 4 टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है। तो 3 या 4 टॉपिक आप वो प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप बिल्कुल ना अटकें। और अगर अटक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे आपकी पोलाइटनेस ज्यादा देखी जाती है बजाय आपके घमंड के। जी सर। अगर आप बहुत घमंड दिखा रहे हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आप पहली फुर्सत में रिजेक्ट होंगे। आप जितने पोलाइट बनेंगे उतने आप इंटरव्यू में पास होंगे। कई कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जिसने 10 में से 8 बार सॉरी बोल दिया, फिर भी वो सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि वो उसकी पोलाइटनेस थी। लेकिन जो 2 चीजें उसने बताई वो इतनी अच्छी बताई और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि बोर्ड उससे इम्प्रेस हो गया। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको 10 में से 10 क्वेश्चन आते हों, कोई नहीं होता ऐसा जिसको 10 में से 10 क्वेश्चन आते हों। लेकिन सर जिसको जो भी 10, पिछली बार जो इंटरव्यू हुए थे उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? उसमें मैंने बताया आपको कि कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में जो टेस्ट होते हैं, जो आपका रेबेस टेस्ट, रेशो टेस्ट है ना, जितने भी होते हैं ये सीरीज के, ये पूछे गए थे। फिर बीटा गामा फंक्शन के कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में, फर्स्ट टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, इनके कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट को समझाइए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। फिर डेफिनेशंस पूछी गई हैं, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, क्वासी मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सूडो मैट्रिक स्पेस क्या होता है, और ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इनके एग्जांपल्स। ये जो बेसिक थ्योरम्स होते हैं, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट वगैरह, ये जितने थ्योरम्स हैं ये पूछे जाते हैं। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई सवाल आपको दे सकते हैं। फूरियर एनालिसिस, हाफ रेंज फूरियर सीरीज क्या होती है, फुल रेंज फूरियर सीरीज क्या होती है,
इसके बारे में पूछ सकते हैं। लेबनीज थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है। मीन वैल्यू थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं बता सकते हैं। एसिम्पटोट्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब सिंपल इक्वेशन दे के आप बता सकते हैं कि इसके कितने एसिम्पटोट्स होंगे, कितने नहीं होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा बेसिक क्वेश्चंस ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही पूछे गए थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था कि ऐसा बहुत बड़े-बड़े थ्योरम्स दिए हों आपको, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक दो जनरल थ्योरम्स आपको, डेफिनेशन ही करनी है सर, मतलब। हाँ, लेकिन एक दो थ्योरम आप करके जाइए, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, जी एक सर। दो थ्योरम। कि अगर उन्होंने बोल दिया कि चलिए अगर आपसे कोई अलजेब्रा में थ्योरम, आप कौन सा थ्योरम अलजेब्रा में समझाना चाहेंगे, वो अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरम बोलते हैं कि ये थ्योरम प्रूव कीजिए, तो उनको सॉरी सर ये थ्योरम इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बोल के खत्म करें। तो फिर वो आपको चॉइस देंगे कि चलिए फिर लीनियर अलजेब्रा में आप कौन सा थ्योरम पढ़ाना पसंद करेंगे। तो फिर आप एक दो थ्योरम आपके जो लीनियर अलजेब्रा के हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तो तो वो आप वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर उन्होंने बोल दिया कि चलिए एनालिसिस में उन्होंने बोला कि चलिए बताइए कि एक वो थ्योरम है कि if X is a metric space and Y is a subspace of X, then Y is compact. X is a compact metric space, Y is a subspace of X, then Y is a compact if it is closed. ऐसा थ्योरम अगर वो बोल रहे हैं कि आप ये प्रूव कर दीजिए और आपको उस वक्त वो थ्योरम नहीं आ रहा है, तो आप उनको सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी सर मैं ये थ्योरम नहीं कर पाऊंगी, इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो खुद आपसे बोलेंगे अच्छा चलिए इस टॉपिक पे आप कौन सा थ्योरम प्रूव कर पाएंगी, एनालिसिस में कौन सा थ्योरम कर पाएंगी। आप बता दीजिएगा कि मैं ये वाला थ्योरम कर सकती हूँ, दो थ्योरम बता दीजिए आप उनको कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो फिर उसमें से कोई एक पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, 100 थ्योरम्स किसी को भी नहीं पता है, कि कोई नहीं जानता कि इस वक्त भी अगर कोई प्रूव करने के लिए बोल दे तो नहीं होगा, वो इतने थ्योरम्स नहीं ध्यान रहते। तो ऐसे आपका इंटरव्यू ऐसे ही चलता है। आपकी पोलाइटनेस जितनी आप रखेंगे, जितना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हंस रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप मजाक में ले रहे हैं इंटरव्यू, तो बहुत ज्यादा दांत दिखा के भी नहीं हंसना है वहां पे, लेकिन रोतली सूरत से भी नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी सर बोल दीजिए। तो सॉरी सर बोलते बोलते भी हंसते रहते हैं कुछ लोग, सॉरी सर सॉरी सर। तो अगर सॉरी सर बोलते हुए भी हंस रहे हैं तब ये गलत इंप्रेशन चले जाता है। तो सॉरी सर बोलते हुए मत हंसिए, लेकिन आप सॉरी सर बोल सकते हैं। ठीक है, और आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर मेरा एक सजेशन था। जी सर ने एक ग्रुप बनाया है लास्ट ईयर सिलेक्टेड एमपीपीएससी कैंडिडेट का। जी जी तो क्या हम एक गूगल फॉर्म बनाकर या एक एक्सेल शीट बनाकर उनको शेयर करके उनसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए थे ले सकते हैं क्या? तो ये आप सर से बात कर लीजिए ना इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मेरे टच में नहीं है वो लोग, है ना। ओके। पिछले साल भी वैसे तो मैंने ही प्रिपरेशन, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो पिछले साल भी मैं ही था यहाँ पे, लेकिन ओके। मेरे टच में नहीं है वो लोग। हाँ, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आप अगर उनसे ले सकते हैं डायरेक्ट, तो एक तो आप ये सर से बात कर एक लीजिए। ये पैटर्न समझ आ जाता है क्वेश्चन का और टॉपिक का, किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है। हाँ, तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सबको एक ही टॉपिक पे पूछा जाता है। किसी का 18 तारीख को होता है, किसी का 19 को होता है, किसी का 20 को होता है, किसी का 21 को होता है। 18 तारीख को पैनलिस्ट जो बैठेंगे वो 20 वाले नहीं होंगे। 20 के दिन पैनल बदल जाता है, दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं। 21 के दिन प्रोफेसर बदल जाते हैं। फिर अगर दो बोर्ड्स बैठ गए तो इस बोर्ड में कोई और प्रोफेसर बैठते हैं, दूसरे बोर्ड में कोई और प्रोफेसर बैठते हैं। और एक प्रोफेसर जो पूछ रहा है वो दूसरा प्रोफेसर कभी नहीं पूछता है, मतलब उसकी चांसेस कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, हेलो सर। हाँ हाँ सर, श्री राम बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर ये ये जो भी आप बोल रहे हैं, तो सर जैसे अगर 4 दिन इंटरव्यू चल रहा है तो चारों दिन के पैनल अलग अलग रहेंगे सर? बिल्कुल अलग रहते हैं साहब, एक ही पैनल चारों दिन नहीं बैठता है। कोई इंदौर का प्रोफेसर आता है, कोई सागर का आएगा, कोई उज्जैन का आएगा, कोई भोपाल का आएगा, कोई रीवा का आएगा।
सब अलग अलग, और इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए तो इंदौर में न जाने कितने कॉलेज हैं, तो एक इस कॉलेज यस का आ सर। जाएगा, एक उस कॉलेज का आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही पैनलिस्ट होता है। वो 5 दिन इंटरव्यू चलेगा और 2 बोर्ड चलेंगे, तो ये 10 आपके पैनल बनेंगे और 10 पैनल रोज बदलेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप, सर हाँ सर अगर हम कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जैसे कि ग्रुप थ्योरी या फिर कोई भी, तो इसमें सर सारी थ्योरम थोड़ी करनी है हमको, या फिर नहीं, सारी कैसा क्या रहेगा सारी इसमें? नहीं करनी है, लेकिन ग्रुप थ्योरी मैंने इसलिए बोला, जैसे लीनियर अलजेब्रा, अभी मैंने एक आपकी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा मैं लीनियर अलजेब्रा मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, फिर मैंने उनसे कोसेट पूछ लिया तो उन प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो लीनियर अलजेब्रा कहते हैं आप, तो फिर वो सब आ गया उसमें, ग्रुप आ गया, कोसेट आ गया, पॉलिनोमियल रिंग्स, फील्ड सब आ गया, आपको सब प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। लेकिन आप ग्रुप थ्योरी कहते हैं, तो ग्रुप थ्योरी में आपको केवल ग्रुप्स प्रिपेयर करके जाने हैं, और ग्रुप्स में जो बहुत मुश्किल थ्योरम्स नहीं है, तो ग्रुप के थ्योरम्स जो हैं जी वो सर। इजी हैं। अब ये कोई मतलब एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक या साइक्लिक ग्रुप्स, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ ग्रुप, तो ये सिंपल है। इस टाइप के थ्योरम्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, तो सर ये कर कोई सकते हैं सा, आप। जी सर, जी सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो अब्दुल जी ने जो बात कही है, आप सर से बात कर लीजिए, पिछले साल जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ग्रुप में सर डाल देंगे, या वो मैं बात कर लूंगा उनसे, तो मैं उनसे बोल दूंगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट से तो मैं सर आपको दे ये दूंगा। ज़्यादा सही रहेगा, आप बात करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपकी बात का इम्पैक्ट रहेगा सर। ठीक है, तो मैं सर से बात कर लेता हूँ कल, और उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एग्जैक्ट लिस्ट, वैसे तो मैंने आपको बताया क्या पूछा गया है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना? हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए। सर मैं पीएचडी रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रहा था। जैसे सर मेरा रजिस्ट्रेशन 2023 का है। नहीं देखो बेटा, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना, तुम सीधे उसमें बात करो इंस्टीट्यूट में, सब्जेक्ट का कुछ है तो मेरे से बात करो। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ है ना, तो आप सीधे इंस्टीट्यूट में बात करो, उनको ज्यादा जानकारी है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी रिसर्च वर्क नहीं किया है कुछ भी उस पर। हाँ और ठीक है। जो मेरा फॉर्म है वो नेट, हाँ, तो ऐसा कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा कि नहीं जैसे तो कि अभी आप तक मतलब कुछ काम नहीं किया? नेट आपका 2023 का पास आउट है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी सर। और उसके बाद आपने पीएचडी में एनरोल नहीं किया है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, इनरोल कर लिया है, लेकिन हाँ, अभी तक कोई इतना गैप और कोई वर्क नहीं किया मैंने, मतलब पीएचडी में। तो ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कि तो कोई अभी तक आपको आपने कोई? गाइड मिल गया था क्या, तो एनरोल करने के बाद गाइड मिल गया था? जी सर, जी सर। गाइड मिल गए थे आपको? हाँ, तो गाइड मिल आपने गया कोई, था, लेकिन हाँ, तो फिर आपने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं क्योंकि किया, क्यों नहीं किया अभी वर्क? सर ऐसा है कि ये वैकेंसी आ रही थी तो मेरा फोकस पूरा नेट या सेट पे था, और इस कारण मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा पीएचडी में। तो ये गैप रहा मेरा इसलिए। नहीं तो अब ये तो पूछा तो जाएगा, इसके लिए एक बेहतर उत्तर जो है ना वो आप, मैं बताऊं, ये सर से पूछ लीजिएगा, आप जो एलबी सर है ना, एलबी सर इसका आपको एक बेहतर उत्तर बता के देंगे। ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक है, फिर मैं कल आपसे बात करता हूँ। हाँ जी। ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या पूछ सकते हैं? ऑपरेशन रिसर्च में एक तो मेथड्स कितनी होती है, बिग एम मेथड और दूसरी जितनी भी हैं, है ना, ये मेथड्स, फिर इन मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मेथड्स क्या क्या कहती हैं, क्या क्या कहती हैं। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है, ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिससे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। फिर इस मॉडल, सर ये किसने डिस्कवर्ड किया था, ये जो भी कुछ आप बताना चाहें। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम, ये थोड़ा बहुत इनको देख लें क्या?
हाँ जी, जो पढ़ा रहे हैं जो लोग। जी बिल्कुल। आप जो अगर जो कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो अभी, जो हाँ, कैंडिडेट्स पढ़ा रहे हैं, तो वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें उनकी 100% मास्टरी होनी चाहिए। ये तो है। अगर आप वहाँ पे जाके बोलेंगे कि मैं कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी हूँ या गेस्ट फैकल्टी हूँ और मैं अभी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, फिर आप मान लीजिए कि पूरा इंटरव्यू वहीं से होगा। फिर उस चीज़ का वो एक-एक निचोड़ निकालेंगे। फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक का प्रोफेसर हो, वो आपसे आपके पे जो आप पढ़ा रहे हैं पूरा इंटरव्यू आपका उसी पे जाएगा। फिर वो 100% आपसे वही पूछेंगे और फिर वो एक-एक चीज़ पूछेंगे फिर। अगर आपने बोल दिया कि मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको लीनियर अलजेब्रा के मैक्सिमम थ्योरम्स पता होने चाहिए, मैक्सिमम सम्स पता होने चाहिए, सब कुछ मैक्सिमम। फिर जितना ज़्यादा आपको आता है उतना ज़्यादा अच्छा है। और आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर दिक्कत अलग है, फिर बात अलग है। पर सर सिलेबस जो है ना कॉलेजेस में डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है और प्राइवेट में कुछ जैसे यूनिवर्सिटी है तो उसमें अपना पर्टिकुलर होता है, रिड्यूस कर देते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा आप कंटेंट। आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? सर मेडिकैप्स में हूँ। तो मेडिकैप्स में आप क्या पढ़ा रहे हैं? मेडिकैप्स में अभी तो खैर चल रहा है बंद, लेकिन उसमें मैं यही पढ़ाता हूँ M1 पढ़ा रहा हूँ अभी, तो वो तो आप पढ़ाऊँगा। इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, हाँ। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो वैसे ही बहुत कम है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, वेक्टर्स है, ये सब चीजें हैं वहाँ पे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ जाता है M2 में, और उसके बाद कैलकुलस आ जाता है, बीटा गामा फंक्शंस आ जाते हैं। ये बेसिकली उसमें वहाँ अलजेब्रा वगैरह जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है वो तो होता ही नहीं वहाँ पे। वहाँ सर लैटिस वगैरह नहीं है, लैटिस नहीं है और लॉजिक्स गेट नहीं है, डिजिटल सर्किट नहीं है, ये सब नहीं है उसमें। हाँ, तो आप उनको ये बोल दीजिए कि मैं M1 पढ़ा रहा हूँ। वो बोलेंगे M1 में क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप? तो आप बोल दीजिएगा फिर कि उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं उसमें। तो फिर इसी टॉपिक पे से बात हो जाएगी आपसे, फिर ओके अलजेब्रा सर। के ऊपर बात नहीं होगी, है ना? और सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या-क्या पूछ सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ सकते हैं पीआई कैसे निकालते हैं बताओ, कोई इक्वेशन दे देंगे, इसका सॉल्यूशन बता दो, इसका पीआई बता दो, है ना? तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और कोई बहुत ज्यादा बड़े सवाल नहीं पूछे जाते। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है। अगर उन्होंने कोई सवाल दे भी दिया सॉल्व करने को, तो वो तो आ जाएगा आपको। बहुत इजी टॉपिक है। तो वो तो ब्लेसिंग से, अगर उसमें से अगर कोई पूछा जाता है तो आपके लिए तो ब्लेसिंग बन जाएगा वो। तो ये तो जी। बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना? लेकिन उसमें तो सवाल पूछ सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं, फिर इसको सॉल्व करने के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक लेंग्रांजे मेथड भी होती है, एक लेंग्रांजे मेथड भी पूछ सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना? चार पिट मेथड होती है, चार पिट मेथड्स को भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन करने का बोल सकते हैं, और उसके ऊपर कोई सवाल दे सकते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर की पूछते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके सर। कल और बताऊंगा मैं आप सबको, और मैं बात कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट में, तो कल आपको और बता दूंगा कि क्या उनसे पूछ, अगर उनसे मेरी बात हो जाती है जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं कि क्या पूछा गया था, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। सर ठीक है? हाँ, सर ये ग्रुप थ्योरी में बोर्ड टीचिंग के लिए कौन से टॉपिक ले सकते हैं, एक बार आइडिया दे दें मुझे। ग्रुप में आपको मैंने बताया ना कि उसमें आप 2-4 थ्योरम्स कर लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हो, जो मीडियम स्केल के हों, जो बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए। जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाता है, ये थ्योरम नहीं, ये तो थ्योरम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका थ्योरम थोड़ा लंबा चलना चाहिए, ये जो 10 मिनट निकाल दे, तो आपसे दूसरा नहीं पूछेंगे, वो उसी में बिठा देंगे। तो जैसे ऐसा थ्योरम, कर्नेल नॉर्मल सब ग्रुप होता है होमोमॉर्फिज्म का, ऐसे थ्योरम यूज हाँ कर सकते हैं हाँ सर। एवरी ऐसे, साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। हाँ, जिसमें थोड़ा टाइम चले जाए आपका, या लेकिन उसमें सब। अटकना नहीं। फिर अगर आप कर्नेल का थ्योरम कर रहे हो तो फिर सारी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। कर्नेल क्या होता है
है ना, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फिर उसके एग्जांपल्स भी आपको देना है। ऐसा नहीं कि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बोल के आपने छोड़ दिया, नहीं, डेफिनेशन बताने के बाद एग्जांपल देना ही देना है, ये बस आप ध्यान रख लीजिए। जी सर। ठीक है, चलिए तो एंड करता हूं मैं क्लास आज। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।